अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और आप जो है हमारी जो बायोफार्मास्यूटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं आप उनको जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास में हमने जो है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड हमारी जो क्लास बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़ को हमने कंटिन्यू किया हुआ है और बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़ में हमने जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनकी हमने स्टडी किया है और इसके बाद हमने जो कुछ डिज़ाइंस की बात की है कि कौन कौन से डिज़ाइन जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं, जिनमें आप लोगों ने पैरेलल डिज़ाइन और साथ जो है वो क्रॉसओवर डिज़ाइन के बारे में लास्ट में पढ़ा था। आज मैं इस टॉपिक को समराइज़ करता हूँ और इसमें हम कुछ चीज़ें जो है वो और ऐड करेंगे कि किस तरह से जो है हम किसी भी स्टडी के प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करते हैं। उनमें हमारे पास जो स्टडी डिज़ाइन के हवाले से आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि हम दो तरह की कंडीशन में इसको डिज़ाइन करेंगे। एक तो ये कि हमारे पास जो है वो फास्टेड और फेड कंडीशन वाला बनेगा, यानी हमें जो है वो ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास जो है वो पेशेंट या वॉलंटियर जो है वो उन्होंने कोई भी चीज़ इंटेक नहीं किया हुआ है बिफोर द स्टडी और उनको हम जो है वो डाइट जो है वो बैलेंस डाइट फर्स्ट डोज़ के बाद इवन 4 आवर के बाद जो हम देते हैं, फोर्थ डोज़ के बाद देते हैं ताकि हमें जो है वो ड्रग्स डोज़ का इफ़ेक्ट देखा जा सके। सेकंड फेज़ में हमने जो है वो ड्रग के इफ़ेक्ट की बात की थी, जिसमें हमने ये चेक किया था कि हमारे पास जो फूड है उसका इंटरेक्शन क्या हो सकता है। फिर हमने अपने स्टडी प्रोटोकॉल में जो कुछ सीक्वेंसेस की बात की थी, जिसमें कुछ क्रॉसओवर डिज़ाइन की बात हुई और उसके साथ साथ पैरेलल डिज़ाइन की बात हुई। क्रॉसओवर डिज़ाइन में हमने कहा था कि ये वो डिज़ाइन है जिसमें एक हम लैटेंट स्क्वायर क्रॉसओवर डिज़ाइन को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें वेरिएशन को कम से कम देखा जा सके। इसमें कुछ वर्ड्स आए थे, लैटिन क्रॉसओवर डिज़ाइन था, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन था। इसके साथ साथ कुछ उनमें जो है हमारे पास चीज़ें थी जिसमें वॉश आउट पीरियड था और उसके बाद सीक्वेंस था। फिर हमने सारी स्टडी को देखा। उसके बाद हमने लोगों ने पैरेलल डिज़ाइन की बात की कि पैरेलल डिज़ाइन के लिए किस तरह से इसमें हमें जो है वो स्टडीज़ को परफॉर्म करना होता है। लेकिन साथ साथ क्रॉसओवर डिज़ाइन को हमने किया था कि रेप्लिकेटेड क्रॉसओवर डिज़ाइन भी प्लान किया जाता है, ख़ासकर उन ड्रग्स के लिए जिनका थेरापेटिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है और वो नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग्स हैं, उनके लिए जो है वो हम रेप्लिकेट क्रॉसओवर डिज़ाइन को भी प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पैरेलल डिज़ाइन की हमने बात की, इसमें जो पैरेलल डिज़ाइन में हमने कहा था कि उन ड्रग्स को हम प्रेफर करते हैं जिन ड्रग्स की हमारे पास जो हाफ़ लाइफ है वो ज़्यादा है और हमारे पास इसमें वॉश आउट पीरियड जो है वो कम है और वो ड्रग्स जिनके लिए हमें जो है वो लॉन्ग टर्म स्टडी करना होती हैं और उनके लिए हम जो है वो सैंपल जो है वो इवन उसकी जो 2 to 3 डेज़ तक जो है हम उसको जो है वो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन ब्लड सैंपल्स की कलेक्शन की हमने उसकी पूरी डिटेल जो पहले भी स्टडी किया हुआ। यहाँ तक बात हम जो कर रहे थे वो सिंगल डोज की बात कर रहे थे कि अगर सिंगल डोज दी जाएगी तो तब किस तरह से जो है वो इसमें जो को कौन से डिज़ाइंस को फॉलो कर सकते हैं। हम अपनी बात को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि इसमें हमारे पास मल्टीपल डोज स्टेडी स्टेट स्टडी डिज़ाइन जो है वो उन ड्रग्स के लिए जो क्रोनिक कंडीशन में दी जाती हैं या उन पेशेंट्स को जो उन वॉलंटियर्स को जिनको रेगुलर थेरापी की ज़रूरत होती है, उनके लिए हम जो है वो मल्टीपल डोज या स्टडी डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। A bioequivalent study may be performed using a multiple dose study design. Multiple doses of the same drug are given consecutively to reach steady state plasma drug level. The multiple dose study is designed as a steady state randomized two treatment two-way crossover study comparing equal dose of the test and reference product in healthy adult subjects.
रिमेंबर इसमें हमारे पास जो है वो स्टडी को डिज़ाइन किया जाएगा रैंडमाइज फॉर्म में, ट्रू ट्रीटमेंट में, टू वे में, क्रॉस ओवर स्टडी की फॉर्म में। हर सब्जेक्ट जो है वो ईच सब्जेक्ट रिसीव्स ईदर द टेस्ट और द रेफरेंस प्रोडक्ट separated by the washout period, which is the time needed for the drug to be completely eliminated from the body. इसके लिए हमें जो चीज़ें मेजर करनी हैं, ascertain that the subjects are at steady state, 3 consecutive trough concentrations are determined. यानी अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास जो है वो ये स्टेडी स्टेट अचीव हो गया है। तो अब हमें इसमें ये देखना होगा कि 3 हमारे पास जो है वो कंसेक्टिव जो है वो सी मिनिमम और सी मैक्सिमम जो है वो हमारे पास जो है उसे हमें कैलकुलेट करना होगा। द लास्ट मॉर्निंग डोज इज़ गिवन टू द सब्जेक्ट आफ्टर एन ओवरनाइट फास्ट विद द continual fasting for at least 2 hours following dose administrations. Blood samples is then performed over one dosing interval. The area under the curve during the dosing interval at steady state should be the same as the area under the curve extrapolated to inform infinite time after the single dose. कुछ पर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, हमने कुछ इसमें से पढ़ चुके हैं, जिसमें एरिया अंडर द कर्व है, टी मैक्स है, सी मैक्स है, सी मिनिमम है और सी एवरेज है, सी है, और उसके साथ साथ डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन और स्विंग। इनके फार्मूलाज पर अगर आप गौर करें तो डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन जो है वो सी मैक्सिमम में से सी मिनिमम को माइनस करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे सी मैक्सिमम से, जबकि स्विंग जो है सी मैक्सिमम को में से सी मिनिमम को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे सी मिनिमम से। कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज भी यूज़ करेंगे इसके बाद जो हमें इसे देखने के लिए कि वाकई ये दोनों जो हैं वो जेनेरिक और जो हमारा जो ब्रांड है वो इक्वल है। उसके लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा अप्लाई करेंगे। रिमेंबर ये हमारी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि हमारे पास जो इनमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे 80 से 85% तक आने चाहिए, यानी वो ड्रग्स जिनका AUC का डिफरेंस या AUC की बायोअवेलेबिलिटी की जो परसेंटेज है वो अगर 80 से 125% के बिटवीन आई है तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों रेफरेंस और टेस्ट ब्रांड एक दूसरे के बायो इक्वलेंट हैं। तो किसी भी चीज़ को दूसरी एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के बायो इक्वलेंट होने के लिए ज़रूरी है कि उसके साथ साथ जो है उसका जो आंसर हैं, उसके जो रेशोज़ हैं, जो परसेंटेज है वो एक ही इस लेवल के दरमियान आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है वो कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस भी यूज़ करना पड़ती हैं, जिसमें हम एनोवा है और उसके साथ बाकी कुछ टेस्ट हमें लगाने होंगे। यह इसमें मल्टीपल डोजिंग रजीम में जो हमारे पास जो हम AUC को कैलकुलेट करेंगे, सी मैक्स को, टी मैक्स को, सी मिनिमम को, सी एवरेज को और उसके साथ डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन, इन तमाम को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बायोअवेलेबिलिटी को मेजर करने के लिए जो है हमें कुछ सिंगल डोज से कुछ चीज़ें चेंज हैं। फॉर एग्जांपल इसमें नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में को अप्लाई किया जा सकता है मल्टीपल डोज ड्रग्स रिपीट में, और उसकी वजह ये है कि हायर ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो saturation enzymatic system involved in absorption elimination of the drug. So in case of non-linear pharmacokinetics, after multiple dose study may be observed by rising C minimum drug concentration and AUC to T after each dose interval. With some drugs, a drug indeed malabsorption syndrome can also alter the percentage of the drug absorbance. In this case, the drug bioavailability may decrease after repeated dose if the fraction of the dose absorbed decreases or if it is total body clearance KVD increases. It should be noted that non-linear pharmacokinetic can also be observed by high single dose of the drug. There are several disadvantages of using of the multiple dosing crossover method. Among them, the study take more time to perform
बिकॉज स्टेडी स्टेट कंडीशन मस्ट बी रीच्ड, और स्टेडी स्टेट को रीच करने में हमें वॉलंटियर से जितने ज़्यादा सैंपल लेने होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए जो है कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होती हैं। अ लॉन्गर टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी लीड्स to greater clinical cost and possibility of the subject dropping out on not completing the study. More plasma samples must be obtained from the subject to assertion that steady state has been reached and describe the plasma level time curve accurately. Number 3, because C average depend on primarily on the dose of the drug and the time interval between the doses, the extent of drug systemically available is more important than the rate of drug availability. Small difference in the rate of drug absorption may not be observed with the steady state. ओके, तो 3 डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि स्टडी को जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए, दूसरा ये है कि स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए वॉलंटियर्स का स्किप होने के चांसेस हैं, और तीसरा ये है कि हमारे पास एवरेज कंडीशन लेने के लिए हमें इसमें जो डोजिंग इंटरवल है उसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने, आपको याद होगा कि हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो एक कंसेप्ट है जिसमें हमने फार्माकोडायनामिक अप्रोच के हवाले से भी बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस की बात की है, और उसके साथ साथ क्लिनिकल एंड पॉइंट की। क्लिनिकल एंड पॉइंट में हमने ये देखा था कि हम कोई एक क्लिनिकली एक एंड पॉइंट रखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि वो फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट कितनी देर में अचीव हुआ है टेस्ट का और रेफरेंस का, फिर उसे हम कंपेयर करते हैं और फिर उसे हम एज्यूम करते हैं कि दोनों बायो इक्विवेलेंस हैं या नहीं है। तो उसी कंसेप्ट में क्लिनिकल एंड पॉइंट बायो इक्विवेलेंस स्टडी डिज़ाइनिंग फॉर द क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी जनरली कंसिस्ट ऑफ द रैंडमाइज्ड, डबल ब्लाइंड, placebo controlled parallel design study comparing test product, reference product and placebo product. remember यहाँ पर एक और वर्ड एक्स्ट्रा हुआ है, placebo जो है एक ऐसा ड्रग का ऐसी एक आपके पास जो फार्मूलेशन है जिसके अंदर तमाम एक्सिपिएंट्स तो हैं, लेकिन वो जो एक्चुअल जो ड्रग उसकी जो है उसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए प्लेसिबो कंट्रोल्ड इसके साथ हमें कंपैरिजन में 3 चीज़ें देखना होगी। फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है एक डायबिटिक पेशेंट है और उसका हमने ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है, और हमने देखना है कि ब्रांड ए, बी और प्लेसिबो इन तीनों का में क्या वेरिएशन आती है। तो उसके लिए हम स्टडी को डिज़ाइन प्लान करेंगे। प्लेसिबो आर्म इज़ यूजुअली इंक्लूडेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द ट्रीटमेंट आर एक्टिव above the no effect part of the effect versus dose curve, and the study is sufficiently sensitive to identify clinical effect in the patient population enrolled in the study. In some cases, the use of the placebo may not be included for safety reason. And the primary analysis of the bioequivalence is determined by evaluating the difference between the proportion of patients in the test and the reference treatment groups who are considered a therapeutic cure. At the end of the study, the superiority of the test and the reference product against the placebo is also tested using the same dichotomous endpoint of the therapeutic curve. सो इसमें हमें जो है मेन चीज़ जो कंसर्न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम इस तरह प्लान करें कि जैसे मैं पहले एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा था कि हमारे पास एक प्लेसिबो कंट्रोल्ड है, 3 ब्रांड हुए, एक हमारा जो है वो टेस्ट, एक रेफरेंस और एक हमारे पास जो है वो प्लेसिबो कंट्रोल, और हमने जो है वो क्लिनिकली एंड पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट हमें कितनी टाइम में मिला है। उसके लिए हम उसकी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें डोज रिस्पांस कर्व को बनाएंगे और उसके बाद उसकी इफ़ेक्टिव डोज ED50 कैलकुलेट करेंगे। ED50 कैलकुलेट करने का मेथड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि ED50 के लिए लास्ट हमारे पास एक फिगर था जिसमें हमने डोज का रिस्पांस चेक किया था, और उस डोज के रिस्पांस में हमने जो है उसे हमने प्लॉट किया था इंटेंसिटी वर्सेस डोज, और फिर उसमें हमने इस प्लॉट को किया था। तो उसमें
हमारे पास इस फिगर में ये है कि यहाँ ये वाली फिगर था जिसमें हमने इस फिगर को गौर से देखिए, डोज रिस्पांस कर्व है बेसिकली। डोज रिस्पांस कर्व को पहले अगर हम इसे क्रिटिकली देखें तो हमारे पास ये कंडीशन है कि जैसे जैसे हम डोज को इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पांस बढ़ता चला जा रहा है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, यानी ये कंडीशन हमारे पास जो है वो हमारी टेस्ट की, हमारे जो हमारे एक्टिव ड्रग है उसकी भी हो सकती है, टेस्ट की भी हो सकती है, या रेफरेंस की भी हो सकती है। और अगर हम इसमें से इसी डोज को अगर हम लॉग वैल्यूज़ की फॉर्म में ले लें, लॉग वैल्यू की फॉर्म में जब लेंगे और उसकी इंटेंसिटी को अगर हम मेजर करेंगे, जब हमारे पास 100% रिस्पांस हमें ऑब्टेंड हो जाएगा, तो जिस टाइम पर 50% या जिस डोज पर 50% हमें उसकी इंटेंसिटी मिली है उसको हम ED50 वैल्यू बोलते हैं। रिमेंबर, इस चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ कि ED50 कैलकुलेट करने के लिए, यानी इफ़ेक्टिव डोज 50 कैलकुलेट करने के लिए हमें जो डोज रिस्पांस कर्व क्रिएट करनी है उसमें हमारे पास जो लॉग वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे जो डोज वैल्यूज़ हैं उनको हमने लॉगरिथमिक वैल्यूज़ में लेंगे। यानी हमारे पास ये सेमी लॉग स्केल होगा, लेकिन सेमी लॉग ग्राफ यूज़ होगा, लेकिन सेमी लॉग ग्राफ को यूज़ करने में हमारे पास जो, जैसे हमने प्लाज्मा के केस में किया था, उसमें हमें जो हमारे पास एक्स एक्सिस था उसको हम वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे और जो वाई एक्सिस उसको एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे, जो हमने AUC की कैलकुलेशन में जो हमने बातें की थी। तो यहाँ हम ये बात करेंगे कि अगर हम डोज को की लॉगरिथमिक वैल्यूज़ अप्लाई कर दें और इंटेंसिटी जो है हमारी जो है उसको हम मेजर कर लें परसेंटेज में, तो जितनी हमारे पास जो है वो 50% पे जितनी लॉग डोज थी उस डोज़ को हम जो है वो अज्यूम करते हैं कि हमारा जो है वो इफ़ेक्टिव डोज 50 है। तो ED50 में याद रखें कि इसी तरह से लीथल डोज जो है वो आप LD50 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अपने टॉपिक में दोबारा चलते हैं। क्लिनिकल एंड पॉइंट में हमारे पास जो है वो हमें बायोइक्वलेंस हम क्रिएट कर सकते हैं ED50 को कैलकुलेट करके कि ED50 कितनी देर में अचीव हुआ है, और उसके बाद हम उसकी जो है वो बाकी इनकी कंडीशंस को हम फुलफिल कर सकते हैं। ED50 के बाद हमारे पास जो है वो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम बात करेंगे कि बायोइक्वलेंस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट इन पेशेंट मेंटेन्ड ऑन द थेरापेटिक डोज रेजीम। ये भी किया जा सकता है खासकर उन पेशेंट्स में जहाँ पे वो हम अगर किसी एंटी कैंसरस ड्रग को अगर हमने चेक करना है, या कुछ खास ड्रग्स हैं जिनको हम नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स को नहीं दे सकते, उनके लिए हम एक और कंसेप्ट को लेके चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आई होप आप लोगों को समझ आएगी। इस वाले कंसेप्ट में हम ये बात सीखेंगे कि बायोइक्वलेंस स्टडी उन लोगों में परफॉर्म की जाती है जो पेशेंट्स होते हैं, जो ऑलरेडी मेंटेन्ड होते हैं रेफरेंस ब्रांड पर, लेकिन उनको अगर हमने साथ जो है टेस्ट ब्रांड को भी चेक करना होता है, तो हम उसके लिए हमें पहले इस फिगर को थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा। इसमें अगर आप देखें कि अगर एक पेशेंट है उसे आपने जो है वो नॉर्मल डोज, यानी उसके जो उसकी जो ब्रांड है जिस पे उसको डोज में उसकी थेरापी मेंटेन्ड है, उस लेवल को अगर हम देखें तो उसमें मेंटेन लेवल के दौरान एक और ब्रांड को एंटर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है रेफरेंस ब्रांड और एक है हमारे पास टेस्ट ब्रांड। जो रेफरेंस प्रोडक्ट ए है उस पर पेशेंट का प्रोफाइल जो है वो मेंटेन्ड है, पेशेंट जो है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे वो स्टेबल है, और हम इसी स्टेबल कंडीशन में पेशेंट की हम जो टेस्ट ब्रांड है उसको भी साथ ट्राई करें। यानी इसमें जो हमारे पास इस वाले सीक्वेंस तक, यहाँ तक हमारे पास जो है वो हमने रेफरेंस ब्रांड यूज़ किया, और रेफरेंस ब्रांड के साथ ही ये रेफरेंस ब्रांड का एलिमिनेशन हुआ, और यहाँ हमने साथ ही यानी इसकी जो इधर से इसकी जो से 50 आवर्स के बाद इस यानी इसका हमने 50 आवर्स तक हमने एक ब्रांड को यूज़ किया, डिफरेंट डोजेज दी, उससे उसकी थेरापेटिक लेवल मेंटेन्ड हुआ, प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन्ड है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इसके साथ हम टेस्ट ब्रांड को भी चेक करें, तो 50 आवर्स के बाद हम उसे टेस्ट ब्रांड भी साथ देंगे और रेफरेंस ब्रांड को स्टॉप करेंगे और अब हम टेस्ट ब्रांड के साथ जो है उसकी कंसंट्रेशन को देखना शुरू करेंगे। तो जब टेस्ट ब्रांड की कंसंट्रेशन मेंटेन्ड हो जाएगी तो उस टाइम को भी हम मेजर करेंगे और इसको हम जनरेट करेंगे कि ये उसके बायोइक्विवेलेंट है या नहीं है।
तो रिमेंबर ये उन ड्रग्स के केस में किया जाता है जिन ड्रग्स को हम हेल्दी वॉलंटियर्स पर ट्राई नहीं कर सकते, या वो ड्रग्स ख़ासकर एंटी कैंसर ड्रग जिनकी जो है हमें जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज़ के केस में आता है। इस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को समझते हैं। A bioequivalence study may be performed in patients already maintained on the reference brand name of the drug due to safety concern. Certain drugs such as clozapam, diazepam derivative without potent antipsychotic properties should not given to the normal healthy volunteers. फिर क्या करेंगे जी, इनके लिए बायोइक्विवेलेंस के लिए हम क्या करेंगे कि एक उन पेशेंट्स को चूज़ करेंगे जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी ये ड्रग्स दी जा रही हैं, और उन पेशेंट्स का में कंसंट्रेशंस को मॉनिटर करेंगे, और उसके साथ ही जब वो लेवल थेरेपेटिक लेवल मेंटेन हो जाएगा, मीन्स वो स्टेडी स्टेट में होंगे, तब उसे जो है उनको मज़ीद जो है वो आपको उन्हें जो है वो टेस्ट ब्रांड भी साथ दे दिया जाएगा, और फिर टेस्ट ब्रांड की जो की कंसंट्रेशंस को मेजर किया जाएगा। ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न इन ड्रग्स को यूज़ नहीं किया जाता। इंस्टेड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ ऑन clozapam should be performed in patients who have been stabilized on high strength say 100 mg using a multiple dose बायोइक्विवेलेंस स्टडी डिज़ाइन, यानी इसमें जो हमने पहले पढ़ के आए हैं उसे मल्टीपल डोज से हम उसको ट्रीट करेंगे। पेशेंट ऑन दीज आर द अदर ड्रग्स सच एज एंटीसाइकोटिक और कैंसरस कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स वुड बी एट रिस्क इफ a washout period is used between the drug treatment. Therefore, the patient is maintained on his or her previous dose of medication or equal dose of the test product, and blood sampling is performed during the dosing interval. Once blood sample is accomplished, the patient takes equal oral dose of the other drug product and the previous drug product is discontinued. रिमेंबर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हुआ, जैसे हमने एक यहाँ पे रिश्तर हॉस्पिटल में एक स्टडी की भी थी कि हमने कुछ कैंसर्स के पेशेंट्स लिए थे, और उसमें हम जो है एक ड्रग के मेटाबोलाइट्स को चेक करना चाहते थे। तो उस केस में आपको पेशेंट्स को उनकी अपनी थेरापी पे जो है वो चलने देंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसमें आप उन पेशेंट्स के लिए जो है वो जो टेस्ट ब्रांड है उसको चेक करने के लिए जब वो अपना थेरापेटिक लेवल मेंटेन कर चुके होंगे, तब उनके साथ जो है आप उनको साथ जो है वो दूसरी डोज जो है वो भी साथ जो टेस्ट डोज है वो भी देंगे। ड्रग डोजिंग विद ईच ड्रग प्रोडक्ट कंटिन्यूस अंटिल अटेनमेंट ऑफ द स्टेडी स्टेट। व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व ऑफ द डोज इंटरवल्स विद इन द सेकेंड ड्रग प्रोडक्ट इज डिस्क्राइब्ड। Drug product B, using the same plasma measurement as before, the bioequivalence or the lack of bioequivalence may be determined. The patient then continues with his or therapeutic with the original drug product. Product are given in random order, A and B, then B, B then A. Failure to do this might lead to a sequence effect. The reference product that is tested is provided by the investigator from the known lot, not to the patient's own prescription. Since the patient are being treated with the reference brand product A, the drug concentration or steady state prior to start the study and accomplished phase is not observed. Drug product B and is started, and then the reference drug product A is stopped. Then the total plasma drug concentration are maintained. Bioequivalence is determined by comparing the steady state plasma drug versus time profile after determining administration of the reference drug product A and the steady state plasma time curve profile after administration the test drug product. If the blood level time curve of the second drug product is bioequivalent as shown in the AUC and Cmax to that of the reference drug product, the second product is considered to be the bioequivalence. If the second drug has less bioavailability, assuming that only the extent of drug absorption is less than that of the reference, the resulting C average will be smaller than that of the obtained with the first dose. C average is not actually used as a direct measurement. Usually the drug manufacturer will perform the dissolution and content uniformity test before performing a bioequivalence study. The in vitro dissolution test will help
will help to ensure the C average obtained from the each drug product in vivo will not be largely different from each other. In contrast, for example, if the extent of drug availability is greater in the second drug product, C average will be higher. There are some clinical examples. आप इस सारे को जो है वो पहले clinical examples को read करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो है वो फार्माकोकाइनेटिक एवेल्यूएशन की तरफ जाएंगे कि किस तरह से हम इसमें किस तरह से इसमें हम कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स को भी हम पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल टर्म्स कौन कौन से इसमें यूज होते हैं। इसके बाद इससे पहले हम एक और कंसेप्ट की तरफ आते हैं जो हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड है, वो हमारे पास है पार्शियल एरिया अंडर द कर्व। इस डायग्राम को देखिए, पार्शियल एरिया अंडर द कर्व में हमारे पास ये दो AUCs हैं। एक AUC हमारे पास जो है वो अगर इसमें दो हमें पीक्स मिल रही हैं, इन पार्शियल एरिया अंडर द कर्व को हम सिंपल PAUC राइट करेंगे और PAUC का जो कंसेप्ट है वो हमें उन ड्रग्स में मिलता है जिन ड्रग्स को हम अगर हम एक ही स्ट्रेंथ के अंदर अगर हम दो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ऐसी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करें जिसके अंदर एक ड्रग की दो स्ट्रेंथ अवेलेबल हो, एक इमीडिएट रिलीज़ हो और एक सस्टेन रिलीज़ हो, तो जो इमीडिएट रिलीज़ है उसका अलग AUC आएगा और जो सस्टेन्ड रिलीज़ है उसका अलग से AUC आएगा। तो इन दोनों कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए, यानी मल्टीपल ड्रग्स को अगर हम यूज़ करते हैं और अगर हम सेम ड्रग को मल्टीपल रिलीज़ पैटर्न को अगर हम स्टडी करते हैं और मॉडिफाइड रिलीज़ को, और उसमें एक ही ड्रग जो है वो दो तरह का पैटर्न शो करेगी, उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और कंसेप्ट को समझते हैं, वो है पार्शियल AUC in bioequivalence analysis. Several new drug delivery systems have a complex approach to drug release, combination of zero order and the first order release, that products an unusually shaped plasma drug concentration versus time profile. The shape of this plasma drug concentration profile versus time is related to the pharmacodynamic of the drug. To evaluate the generic dosage form of these new drugs delivery system, FDA recommended including the partial AUC. Remember PAUC. There is a difference between the AUC and the PAUC. As a pivotal bioequivalence metric, the PAUC is defined as the area under the plasma concentration time profile over two specific time periods. The choice of the sampling time points for the calculating the PAUC is based on the pharmacokinetic, pharmacodynamic, and efficacy and safety data of the drug under the examination. FDA currently expect the PAUC to be analyzed statistically when determining the bioequivalence of the multiple phase modified release. इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास वो ड्रग्स जो मॉडिफाइड फॉर्म में हमने जो डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया है, लेकिन उनके साथ हमने जो उनकी दो डिफरेंट डोजेज को हमने एक ही डोजेज फॉर्म में अगर हमने ऐड कर दिया है, तो उन फार्मूलेशंस को उनमें जो है फार्मूलेशंस डिज़ाइन टू अचीव अ रैपिड थेराप्यूटिक रिस्पांस फॉलोइंग बाय द सस्टेन्ड रिस्पांस। यानी हम एक ही ड्रग्स में एक ही डोजेज फॉर्म में एक ड्रग की दो लेयर बना लें। एक लेयर में हम जो है उसे IR बनाएं, इमीडिएट रिलीज, और दूसरी लेयर में उसको सस्टेन्ड बनाएं पॉलीमर के एडिशन से। तो इस केस में होगा ये कि हमारे पास दो डिफरेंट प्रोफाइल आएंगे। जो पहला प्रोफाइल आएगा उसका AUC मेजर करना, और उसके बाद जो सेकंड प्रोफाइल जो सस्टेन्ड रिलीज का आएगा उसका AUC मेजर करके इसमें हम कंसेप्ट को लेंगे पार्शियल AUC। तो फॉर्मुलेशन डिज़ाइन टू अचीव रैपिड थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स आर फॉलोड बाय द सस्टेन्ड रिस्पॉन्स। सच प्रोडक्ट्स आर generally formulated with both immediate release components and the delayed or the extended release components. Figure 16.4 illustrates how to PAUC analysis based on the two partial AUCs is applied. The two partial AUCs consist of an early PAUC measurement, AUC from 0 to T,
AUC from 0 to T, and also the from this to this is actually a different color, and AUC from this T to infinity. तो ये हमारे पास एक और यानी कंसेप्ट हुआ AUC का, जिसमें हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. Figure 16.4 illustrate how to PAUC analysis based on the two partial AUCs is applied. Two partial AUCs consist of an early PAUC, AUC 0 to capital T, to compare the test and the reference exposure response of the early onset of response, and the late PAUC, measure PAUC T to T, to compare the test and the reference exposure responsible for sustained delay. The early PAUC is measured beginning at the sampling time 0 to junction time T, and then the late AUC T to capital T to small t is measured from the junction time to the T to the last sampling point with measurement of the drug concentration. These two metrics replace AUC 0 to T in bioequivalence evaluation. The bioequivalence determination is based on comparison of the test and the reference Cmax AUC 0 to T, AUC 0 to capital T यानी first part partial, and AUC T to T. The partial AUC refers to the AUC between two specific clinically relevant time points of the drug plasma concentration versus time product. The sampling time T should be selected based on the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties. इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं. आई गेस कि आप इसकी स्टडी करेंगे, और इसके साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स जो बायोइक्वलेंस की इसकी हम बात आगे चलाएंगे. आई होप आप इस पॉइंट को समझ रहे होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इसको मज़ीद इसकी डिटेल. थैंक यू वेरी मच.